जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस से जंग लड़ रहे जेलेंस्की की बड़ी टेंशन, ट्रंप का यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्लान। इसी बीच ट्रंप की जीत पर एर्दोगान ने दिलाई फिलिस्तीन की याद, कहा आपने वादा किया था। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। यूरोपीय देश स्पेन ने जीता फिलिस्तीनियों का दिल, हमास भी करने लगा तारीफ। इजरायली हथियारों से भरा जहाज को नहीं दी हरी झंडी। इसी के साथ आपको बताएंगे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चलाएंगे सोशल मीडिया। पीएम अल्बानीज क्यों लिया फैसला। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। चुनाव में जीत के बाद से ही ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शायद अब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कई बार कहा है कि वो राष्ट्रपति बनते ही इस युद्ध को खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जनवरी में पदभार संभालते ही शांति वार्ता शुरू करेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि ट्रंप का रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का क्या प्लान है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि क्या इस प्लान को रूस और यूक्रेन दोनों मानेंगे या नहीं। दरअसल ट्रंप की शांति वार्ता में ब्रिटिश सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करने का प्लान है, ताकि संघर्ष को समाप्त करने के लिए 800 मील का बफर जोन बनाया जा सके। इसके अलावा ट्रंप के प्लान में यह भी है कि यूक्रेन 20 वर्षों तक नाटो में शामिल न होने की गारंटी भी देगा। इसके बदले में पुतिन को फिर से आक्रमण करने से रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना जारी रखेगा। हालांकि अमेरिका इस बफर जोन के लिए अपनी सेना नहीं भेजेगा और न ही इस मिशन के लिए कोई फंडिंग करेगा। ट्रंप टीम के एक सदस्य ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, हम ट्रेनिंग और अन्य सहायता दे सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में तैनात होने वाली सेना यूरोपीय होगी। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं को नहीं भेज रहे हैं और हम इसके लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों को ऐसा करने के लिए कहें। ये योजना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दिए जाने के बाद आई है और कहा कि मॉस्को संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। गुरुवार को सोची में वल्दाई चर्चा क्लब में बोलते हुए पुतिन ने कहा, मैं इस मौके पर ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतने पर बधाई देना चाहता हूं। पुतिन ने ट्रंप की उस समय की सराहना की जब जुलाई में उन पर हुए हत्या के प्रयास के बाद उन्होंने साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ट्रंप ने उस समय बहुत सही तरीके से बहादुरी से एक असली मर्द की तरह व्यवहार किया। यूक्रेन और रूस के बारे में चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, रूस के साथ संबंधों को बहाल करने, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने की इच्छा के बारे में जो कहा गया था, मेरी राय में यह कम से कम ध्यान देने योग्य है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में शांति ला सकते हैं। 72 वर्षीय पुतिन ने इस पर सावधानी से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुतिन ने एक खास टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे व्हाइट हाउस में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप को धमकाया गया था। इस पर ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को बताया कि उन्होंने अभी तक पुतिन से बात नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बात करेंगे। इस बीच कीव बेसब्री से ट्रंप के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने द सन को बताया कि उन्हें आशंका है कि ट्रंप का निर्वाचन यूरोप के लिए एक चेतावनी होगा। 2014 की क्रांति में भाग लेने वाले एक डॉक्टर 56 वर्षीय वासिल पाजिनयाक ने कहा कि उनके दोस्तों और परिवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कवरेज के बाद बेचैनी में एक रात बिना सोए बिताई। उन्होंने द सन को बताया, आप जानते हैं अमेरिकी समर्थन के बिना यूक्रेन एक स्वतंत्र देश नहीं रह पाता। वहीं दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान ने शुक्रवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान तुर्की और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। एर्दोगान ने बताया कि वो ट्रंप से कुछ अहम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, जैसे कि तुर्की का F-35 लड़ाकू विमान खरीदना और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण दोनों देशों के बीच हुए विवाद को सुलझाना। एर्दोगान ने कहा कि उनके और ट्रंप के बीच पहले भी अच्छे संबंध रहे और उन्होंने ट्रंप को अगले साल तुर्की आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने बताया कि
वो फोन डिप्लोमेसी यानी फोन पर बातचीत के जरिए गाजा और लेबनान में इजराइल के युद्ध और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने जैसे मुद्दों पर जल्दी समाधान पाने की कोशिश कर सकते हैं। एर्दोगान ने ट्रंप से आग्रह किया कि वो अपने चुनावी वादों का सम्मान करें और गाजा व लेबनान पर इजराइल के हमलों को रोकने के लिए कदम उठाएं, जिसमें इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, हमास ने शुक्रवार को स्पेन के उस फैसले की सराहना की जिसमें उसने 2 मालवाहक जहाजों को अपने बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इन जहाजों पर इजराइल को हथियार भेजने का संदेह था। अनादलु एजेंसी के अनुसार हमास ने इस कदम को गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों का विरोध करने की दिशा में स्पेन की सम्मानजनक स्थिति करार दिया और इसे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी हिंसा और नरसंहार को रोकने की पहल बताया। हमास ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वो एक ऐसा प्रस्ताव पारित करे जो इजराइल को हथियार निर्यात को अवैध ठहराए और इस पर दबाव डाले कि वो गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करे। हमास के अनुसार इस युद्ध में अब तक 43,000 से अधिक फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से जारी है। स्पेनिश समाचार पत्र एल पाइस ने जानकारी दी कि ये जहाज न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे और स्पेन के अल्गेसिरास बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में स्पेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि ये जहाज स्पेन में रुकेंगे नहीं। हालांकि इसके पीछे के कारण के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई। इन जहाजों के संबंध में दावा किया गया है कि ये डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मर्कस के ओनरशिप में है और अमेरिकी झंडे के तहत ऑपरेट हो रहे हैं। स्पेन के एक प्रमुख सांसद एनरिक सैंटियागो ने कहा कि इन जहाजों का आगमन स्पेन के आपराधिक कानून का उल्लंघन हो सकता है। स्पेन पहले भी इजराइल को हथियार भेजे जाने के प्रयासों का विरोध कर चुका है। मई में स्पेन ने इजराइल जा रहे एक अन्य जहाज को अपने दक्षिण पूर्वी कार्टाजेना बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें हथियार लदे हुए थे। स्पेन ने गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों की सख्त आलोचना की है और इसे अत्यधिक और असामान्य हिंसा बताया है। इस साल की शुरुआत में स्पेन ने नॉर्वे और आयरलैंड के साथ मिलकर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अपने समर्थन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, ये शायद दुनिया में पहली बार होगा जब किसी देश की सरकार एक निश्चित उम्र से कम के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगी। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने 16 साल के कम उम्र के किशोरों यानी बच्चों के फेसबुक, एक्स, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित कानून के बारे में जानकारी दी है, जिसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाना है। कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए अल्बानीज ने कहा कि ये कानून माँ बाप के लिए है। वो मेरी तरह अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। मैं ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को बताना चाहता हूँ कि सरकार उनके साथ है। प्रतिबंधों के बारे में बताते हुए अल्बानीज ने साफ किया कि यूजर्स पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसे लागू करना ऑस्ट्रेलिया के ई सिक्योरिटी कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। ये कानून पारित होने के 12 महीने के बाद से लागू होगा और इसकी समीक्षा की जाएगी। अल्बानीज ने आगे कहा, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे सिस्टम पर ऐसी चीजें आती है जिन्हें मैं नहीं देखना चाहता। एक 14 साल के बच्चे की तो बात ही छोड़िए। ये टेक कंपनियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इन ऐप्स में ऐसे एल्गोरिदम हैं जो लोगों को कुछ खास व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध उन युवाओं पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही सोशल मीडिया पर है। इसके साथ ही माता पिता की सहमति के आधार पर कोई छूट नहीं होगी। कम उम्र के यूजर्स की पहुंच को रोकने के लिए उपाय लागू करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी। वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात पर सहमत है कि सोशल मीडिया किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के असर को लेकर उनमें मतभेद है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस तरह के प्रतिबंध युवाओं को इन प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के कौशल से लैस करने के बजाय प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में देरी की वजह बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बाल अधिकार टास्क फोर्स समेत अन्य ने प्रतिबंधों को अत्यधिक कठोरता से लागू करने की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर पहुंच को सीमित करने के पहले के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रतिबंधों को व्यवहार में लागू करने को लेकर सवाल बने हुए हैं, खास तौर पर जब ऐसे उपाय मौजूद हैं जिनके जरिए उम्र के वेरिफिकेशन से बचा जा सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रस्तावित प्रतिबंध डिजिटल लिटरेसी और बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने लाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।